नमस्कार दोस्तों, इस परिवार में मैं शंकर पांडे आप सभी भाई बहनों का रोज की तरह स्वागत करता हूं। उम्मीद के साथ कि ठीक होंगे, पढ़ाई लिखाई भी बेहतर तरीके से सबकी चल रही होगी। क्यों भाई, सब ठीक ठाक है? स्वागत है सोची जी, रेणु जी, सारे लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर अभ्यास की आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। ये जो हमारा प्रश्नोत्तर अभ्यास आज से शुरुआत जिसकी हम लोग कर रहे हैं, यह प्रश्नोत्तर अभ्यास मुख्य रूप से इस बात को ध्यान में रखें कि ये सारा प्रश्न मेरे द्वारा खुद जनरेट किया हुआ प्रश्न होगा। क्लियर है बात? ये सारा का सारा जो भी प्रश्न आप बोर्ड पर देखेंगे, ये सब का सब प्रश्न इस थंबनेल के साथ जो भी प्रश्न आगे टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग लेकर के चलेंगे, ये सारा का सारा प्रश्न मेरे द्वारा इन किताबों से तैयार किया गया होगा। क्लियर है बात? ये किताबें कितनी महत्वपूर्ण हैं, निश्चित रूप से आप सारे लोग इन बातों से परिचित होंगे। आज स्थिति ऐसी है कि आपकी परीक्षा के लिए इनसे बेहतर कोई किताब नहीं मानी जाती है। कोई भी विद्यार्थी जो कि वास्तव में बहुत गहन अध्ययन करना चाहता है किताबों का, तो निश्चित रूप से उसके पास केसी श्रीवास्तव, पप्पू सिंह, रामशरण शर्मा, उपेंद्र सिंह आदि जैसे किताबें निश्चित रूप से होती होंगी। और अगर इन चारों किताबों को, यदि इन चारों किताबों को समवेत करते हुए इनसे प्रश्न मैं अगर बनाऊं और उन प्रश्नों के आधार पे हम लोग पूरे के पूरे इन जैसे जो भी टॉपिक होंगे सब पे हम लोग अगर डिस्कस करते चले जाएं, तो मैं दावे से कहूंगा कि आगामी आपकी परीक्षा में कोई भी प्रश्न इन टॉपिक से रिलेटेड पूछा जाएगा, वह सब कुछ आपकी पकड़ में होगा। क्यों भाई, सहमत हो मेरी बात से? मेरे द्वारा खुद जनरेट किया हुआ बनाए गए ये सारे प्रश्न होंगे, इन किताबों से तैयार किए हुए प्रश्न हैं। लोगों को बहुत समस्या होती है कि इतनी किताबें कैसे हम लोग पढ़ पाएंगे। तो बिल्कुल निश्चिंत रहने की बात है। मैंने आपको पहले भी कहा हुआ है कि किताब आदि पढ़ने की जिम्मेदारी सब मेरी है। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ एक है कि आपको जितना कुछ उपलब्ध कराया जा रहा है वह सब का सब बस तैयार करते चले जाएं। उसी कड़ी में आज हम लोग इस सेशन की जो शुरुआत कर रहे हैं, गुप्तोत्तर काल से शुरुआत कर रहे हैं। पिछली क्लास में आपको बिल्कुल स्पष्ट कर दिया हुआ था कि आमतौर पे जब इतिहास की हम लोग बात करते हैं, प्राचीन भारत सबसे पहले निगाह में आता है और शुरुआत के जो अध्याय होते हैं उनके विषय में सबको भली भांति भान होता है, ज्ञान होता है। सारे के सारे लोग, चाहे स्रोत की बात किया जाए, हड़प्पा, वैदिक, महाजनपद, जैन, बौद्ध आदि आदि 16 महाजनपद, इन सबके विषय में खूब अच्छे से जानते समझते हैं। और वैसे भी देखा जाए नॉर्मल तरीके से तो हमारी यह एक टेंडेंसी, मानसिकता होती है, स्वभाव होता है, आदत होती है कि जो हमारे सामने पहले दिखाई देता है उस पे खूब हम लोग टूट पड़ते हैं। नहीं, और जो बाद वाली चीजें होती हैं कई बार वहां तक ध्यान जाता भी नहीं है, या ध्यान जा भी रहा है तो शुरुआत में जितने फ्लो के साथ, जितनी तत्परता के साथ हम लोग लगते हैं, शायद वह तत्परता बाद वाले के लिए नहीं होती है। अर्थात कहने का मतलब कि प्राचीन भारत के शुरुआती अध्याय के विषय में तो खूब अच्छी जानकारी सबको होती है, लेकिन बाद के जो अध्याय होते हैं, विशेष रूप से अगर आपसे मैं कहूं तो चाहे गुप्तोत्तर काल की बात कर लिया जाए, मोटे तौर पे 550 ईस्वी से लेकर के 750 ईस्वी का जो समय काल है, 550 से 750 ईस्वी का जो समय काल है, आमतौर पे उसे गुप्तोत्तर काल के तौर पर जाना समझा जाता है। इसके बाद का जो समय काल है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना के ठीक पहले तक का समय काल पूर्व मध्यकाल के रूप में जाना जाता है। और मैं यह दावे से कह सकता हूं, बहुत बढ़िया से जानता समझता हूं
कि गुप्तोत्तर काल में जितने भी राजवंश हैं, पूर्व मध्यकाल में जितने भी राजवंश हैं, सबके विषय में खूब अच्छी जानकारी आप में से अधिकांश लोगों को नहीं होती है। यही कारण है कि हम लोगों ने पीछे से, अर्थात जो हमारा सिलेबस है ना, सिलेबस में प्राचीन भारत के अंतिम अध्याय से शुरुआत कर रहे हैं, गुप्तोत्तर की बात कर रहे हैं। गुप्तोत्तर हो जाएगा, पूर्व मध्यकाल की बात करेंगे, पूर्व मध्यकाल हो जाएगा, फिर दक्षिण भारत की ऐसे ही हम लोग बात करेंगे। ऐसे ही दो दो तीन तीन छोटे छोटे टॉपिक्स को लेते हुए सारा का सारा क्रमवार तरीके से हम लोग आगे व्याख्यात्मक रूप में अध्ययन करते चले जाएंगे। और यह बिल्कुल दावा है कि जब इन टॉपिक्स पे हम लोग काम कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद कोई भी प्रश्न जो पहले पूछा हुआ है, जो आने वाले कम से कम 2-3 वर्ष तक पूछा जाएगा, कम से कम अगले 2-3 वर्ष तक जो पूछा जाएगा, वह भी सब कुछ यहीं पे संकलित आपको देखने को मिलेगा। तो आपकी जिम्मेदारी है हमेशा की तरह कि जो भी कुछ नई बातें आपको समझावें, जिनके विषय में आपको जानकारी न हो, निश्चित रूप से उन सारी बातों को आपको नोट करते चले जाना है, ताकि एक प्रॉपर वे में आपका शॉर्ट नोट्स भी तैयार होता चला जाए। क्लियर है बात? आज के प्रश्नोत्तर अभ्यास की आप लोग जानते हैं कि जब हम लोग गुप्तोत्तर काल की बात करते हैं, तो गुप्तोत्तर काल का मतलब गुप्तों के पतन के बाद, गुप्तों के बाद का समय काल गुप्तोत्तर काल। अब आपके दिमाग में तुरंत यह बात आनी चाहिए कि गुप्तोत्तर काल की बात हो रही है, तो गुप्तोत्तर काल में कौन कौन से उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में राजवंश देखने को मिलते हैं। पहले तो आपके दिमाग में बात ये आनी चाहिए। अभी रुके रहे, मेरी बात पहले पूरी सुन ले, समझ ले, उसके बाद प्रश्नों पे हम लोग आते हैं। जब हम लोग गुप्तोत्तर काल की बात करते हैं ना, तो आपको यह निश्चित रूप से ध्यान में आना चाहिए कि गुप्तोत्तर काल में कौन कौन से प्रमुख राजवंश हैं उत्तर भारत में। उत्तर भारत की बात किया जाए तो पहला ही नाम निकल करके आता है मालवा क्षेत्र का यशोधर्मन। क्यों भाई? मालवा क्षेत्र का यशोधर्मन पहला ही नाम निकल करके आता है। दूसरे नंबर पे गुजरात में वल्लभी राजधानी बना करके मैत्रक वंश के राजाओं के द्वारा राजकाज किया जाए, अर्थात मालवा क्षेत्र में यशोधर्मन, दूसरे नंबर पे वल्लभी में, गुजरात में मैत्रक वंश। इसके अलावा उत्तर भारत में इसी समय काल में, गुप्तोत्तर काल में ही हूणों का भी राज्य देखने को मिलता है। हूणों का आक्रमण होता है गुप्त काल में, पूरी तरह से समाप्त नहीं हुए हैं। हूणों का भी राज्य देखने को मिलता है, हूणों के संदर्भ में भी बात करना है। इसके अलावा कन्नौज क्षेत्र की बात किया जाए उत्तर भारत में, तो कन्नौज में मौखरी वंश देखने को मिलता है। कन्नौज का मौखरी वंश खत्म नहीं होता है कि पुष्यभूति वंश अब ट्रांसफर हो जाता है थानेश्वर से, कहां पे? कन्नौज में, और हर्षवर्धन के नेतृत्व में वर्धन वंश वहां पे देखने को मिलता है। पुष्यभूति वंश वर्धन वंश में तब्दील हो जाता है कन्नौज में हर्षवर्धन के नेतृत्व में। क्यों भाई? ये तमाम सारी बातें तो निश्चित रूप से आपको पता होंगी कि उत्तर भारत में मुख्य रूप से कौन कौन से प्रमुख राजवंश देखने को मिलते हैं। क्यों? क्लियर है बात? तो ये उत्तर भारत में गुप्त काल के पतन के बाद गुप्तोत्तर काल में ये जो 4-5 प्रमुख और भी राजवंश हैं, लेकिन ये प्रमुख राजवंश हैं जिनके विषय में निश्चित रूप से हमें जानकारी हासिल करनी है। इस क्लास में हम लोग इन 3 मुद्दों पे आज बात करने वाले हैं। मालवा का यशोधर्मन पे बात होगी, सारा का सारा कुछ यहीं पे हम लोग स्पष्ट कर लेंगे। उत्तरकालीन गुप्त, आमतौर पे लोग इस बात को नहीं समझते हैं कि गुप्त और ये जो उत्तरकालीन गुप्त है, दोनों में कुछ अंतर है क्या? निश्चित रूप से हां, अंतर है। उत्तरकालीन जो गुप्त हैं, याद रखिए, उत्तरकालीन गुप्त वंश का
कोई भी लेना देना गुप्तों से नहीं है। यह बिल्कुल पृथक अलग राजवंश है। याद रहेगी बात, गुप्त से बिल्कुल पृथक है यह उत्तरकालीन गुप्त। अब इस पे भी हम लोग बात करेंगे। वल्लभी का मैत्रक वंश, यह 3 टॉपिक हैं और ये 3 के 3 टॉपिक अगले 1 घंटे में आप देखिएगा बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा आप सारे लोगों का। कल जब हम लोग क्लास करेंगे तो इसी क्रम में हूण आक्रमण पे हम लोग हूणों के विषय में जितनी मैक्सिमम बातें हो सकती हैं, कल की क्लास जब हम लोग करेंगे तो हूण भारत में कब आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, हूणों का राज्य, पूरी की पूरी अभिलेख मुद्रा समेत सारी जानकारी हूणों से संबंधित। इसी क्रम में जब हम लोग परसों मिलेंगे तो पूरी एक क्लास अकेले मौखरी शासकों पर आधारित होगी और उसके बाद अगली क्लास जब होगी तो हम लोग पूरा हर्षवर्धन, पुष्यभूति वंश और वर्धन वंश पर काम करेंगे। बात स्पष्ट हो रही है? तो ये हमारा आगे की सारी कक्षाओं की रणनीति होगी। जब ये 4 कक्षाओं में उत्तर भारत के इन खास राजवंशों के विषय में जब जानकारी कर लेंगे, उसके बाद हम लोग पूर्व मध्यकाल के अंतर्गत तमाम सारे जो चाहे वो राजपूत राजवंश के राज्य हों या फिर पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट हों, इनके विषय में इसी कड़ी में सामंतवाद को लेकर के एक पूरी क्लास हम लोग करेंगे। बिल्कुल वैदिक काल में कुछ स्रोत साक्ष्य मिलता है, वहां से लेकर के दिल्ली सल्तनत तक ले जाएंगे पूरी एक क्लास सामंतवाद को, अर्थात बिल्कुल धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से। ऐसे ही इस क्रोनोलॉजी में चलते हुए पूरे प्राचीन भारत का हम लोग 1-1 घंटे की क्लास में 2-2, 1-1, 3-3 मुद्दों को लेकर के पूरा का पूरा डिस्कस करते चले जाएंगे। चलें अब शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। पहला प्रश्न लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है ठीक से? एक बात मुझे बताएं, दिखाई दे रहा है ठीक तरीके से? चले, लिखा हुआ है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये सारे प्रश्न मेरे द्वारा खुद बनाए जा रहे हैं। ठीक है, मेरे द्वारा ये सारे प्रश्न खुद बनाए जा रहे हैं। पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि असत्य कथन कौन सा है? असत्य की बात पूछा जा रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। यशोधर्मन ने मालवा में 6ठी सदी में शासन किया था। दूसरा, रिष्ठलपुर अभिलेख में इसके पिता अर्थात यशोधर्मन के पिता प्रकाश धर्मन द्वारा तोरमाड़ पर विजय का उल्लेख है। तीसरी बात, यशोधर्मन का एकमात्र अभिलेख मंदसौर से प्राप्त हुआ है। चौथी बात, मंदसौर अभिलेख यशोधर्मन को उत्तर भारत के चक्रवर्ती राजा के रूप में स्थापित करता है। हाँ भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश, उत्तर आने लगे। बी सारे लोग उत्तर करते जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात। हाँ भाई, जोर लगाएं सारे लोग एक बार। आपने मालवा के यशोधर्मन के विषय में तो खूब अच्छे से पढ़ाई होगा और 4-5-6 बातें हैं सबके जुबान पे होंगी भी, याद भी होगा। जी वीरेंद्र जी, बहुत बढ़िया। शशिमा जी बी। हाँ भाई, और वीर वीरांगनाएं, इसमें तो किसी को दो राय नहीं है ना कि 6ठी सदी में शासन किया था मालवा में यशोधर्मन ने? इसमें तो किसी को दो राय नहीं है ना? एक बार बताएं। हाँ, कोई दो राय नहीं है। क्यों भाई? इसमें तो किसी को दो राय नहीं है ना? मेरे साथ बिल्कुल लग करके। ब्लैक गेमिंग आपने लिखा सी, बहुत बढ़िया, शाबाश। इसमें तो किसी को दो राय नहीं होगा कि 6ठी सदी में शासन किया था, हां या ना लिखेंगे? इसमें किसी को दो राय नहीं होना चाहिए कि 6ठी सदी में शासन किया था। बिल्कुल बात यह सही है और आपको याद होना चाहिए कि यह जो यशोधर्मन है इसका शासन काल मालवा में कब से कब तक है? 528 से लेकर के 543 ईस्वी। कब? 528 से लेकर के 543 ईस्वी।
तो ये जो पहली बात लिखी हुई है कि 6ठी सदी में शासन किया था, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, बात बिल्कुल सही लिखी हुई है। दूसरी बात लिखा हुआ है रिष्ठलपुर अभिलेख। रिष्ठलपुर अभिलेख, रिष्ठलपुर कोई जगह का नाम है। कहां पे ये जगह है? तो भाई यह मध्य प्रदेश में जगह है। कहां पर? मध्य प्रदेश में जगह है रिष्ठलपुर। यहां से कोई अभिलेख प्राप्त हुआ है तो अभिलेख का नामकरण हो गया रिष्ठलपुर अभिलेख। रिष्ठलपुर अभिलेख में इसके पिता का नाम पता चलता है प्रकाश धर्मन, अर्थात यशोधर्मन के बाबूजी थे प्रकाश धर्मन। कहां से जानकारी मिल रही है? रिष्ठलपुर अभिलेख में। और प्रकाश धर्मन जो पिताजी थे यशोधर्मन के, इनके विजय की जानकारी कहां से मिल रही है? तो प्रकाश धर्मन के विजय की जानकारी रिष्ठलपुर अभिलेख में मिल रही है। ठीक है, ये जो रिष्ठलपुर अभिलेख है इसका भी समय आपको ध्यान में होना चाहिए। 515 एडी का है, ईस्वी का है। 515 ईस्वी का है रिष्ठलपुर अभिलेख। बहुत महत्वपूर्ण यह अभिलेख है, सबको याद होना चाहिए। रिष्ठलपुर अभिलेख 515 ईस्वी का है। इस रिष्ठलपुर अभिलेख से जानकारी मिलती है कि यशोधर्मन के पिता का नाम प्रकाश धर्मन था और प्रकाश धर्मन ने हूणों को पराजित किया था। हूणों को पराजित किया था। पराजित क्या था? प्रकाश धर्मन के समय हूण राजा कौन था? तोरमाण। तो तोरमाण को पराजित किया था। यह बात बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो पहला भी बात सही लिखा हुआ है, दूसरा भी बात सही लिखा हुआ है। क्लियर है? यशोधर्मन के पिता का नाम क्या था? प्रकाश धर्मन। प्रकाश धर्मन के विषय में जानकारी कहां से मिलती है? रिष्ठलपुर अभिलेख। रिष्ठलपुर अभिलेख कब का है? तो 515 ईस्वी का है। क्लियर है बात? आगे बात को ले चलते हैं। प्रकाश धर्मन ने तोरमाण को हराया था, इस बात की जानकारी रिष्ठलपुर अभिलेख से मिलती है। फिर एक प्रश्न बन गया यहां पे, निम्नलिखित में से किन अभिलेखों से, फिर एक प्रश्न आपकी कॉपी में नोट होना चाहिए, मैं बोल रहा हूं, निम्नलिखित में से किन अभिलेखों से हूणों के भारत में पराजय की जानकारी मिलती है? एक प्रश्न आपकी कॉपी में नोट होना चाहिए और इसका उत्तर आपको खोजना है। निम्नलिखित अभिलेखों में से किन अभिलेखों से हूणों के पराजय की जानकारी मिलती है? एक निश्चित रूप से आपको जानकारी मिल गई, रिष्ठलपुर अभिलेख से भी हूणों के पराजय की जानकारी मिलती है। क्यों भाई, बात स्पष्ट है? जी बिल्कुल। चले अब तीसरी पे आते हैं। यशोधर्मन का एकमात्र अभिलेख मंदसौर से प्राप्त हुआ है। क्या लिखा हुआ है? तीसरी बात लिखी हुई है कि यशोधर्मन का एकमात्र अभिलेख मंदसौर से प्राप्त हुआ है। इसमें क्या कोई गलती लिखा हुआ है? हां, इसमें गलत लिखी हुई बात है, ध्यान देंगे। यशोधर्मन का जो लेख है वह मंदसौर अभिलेख है, इसमें तो कोई भी दो राय नहीं है, तनिक भी दो राय नहीं है। यशोधर्मन के विषय में जानकारी का जो स्रोत है, यशोधर्मन के विषय में जानकारी का स्रोत क्या है? यह स्रोत है मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख। अब यहां पे महत्वपूर्ण बात यह है, लिखा है एकमात्र अभिलेख मंदसौर से प्राप्त हुआ है। अब याद रखें कि मंदसौर अभिलेख जो है, मंदसौर से दो अभिलेख प्राप्त हुए हैं। मंदसौर से यशोधर्मन के संदर्भ में दो अभिलेख प्राप्त हुए हैं, याद रहेगी बात, एकमात्र नहीं है। मंदसौर से दो अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो यशोधर्मन के विषय में जानकारी का स्रोत जो मंदसौर अभिलेख है, मंदसौर अभिलेख दो है यशोधर्मन से जुड़ा हुआ, याद रहेगी बात। दो अभिलेख है, एक अभिलेख जो है उस पर तिथि नहीं लिखी हुई है, महत्वपूर्ण बात। एक जो यशोधर्मन का मंदसौर अभिलेख है उस पर तिथि नहीं लिखी हुई है। दूसरा जो मंदसौर अभिलेख है उस पर 532 ईस्वी लिखा हुआ है। तो मंदसौर अभिलेख का संबंध यशोधर्मन से, यशोधर्मन का मंदसौर से दो अभिलेख प्राप्त हुआ है। मंदसौर अभिलेख प्रथम, मंदसौर अभिलेख द्वितीय। क्लियर है बात? यशोधर्मन से जुड़ा हुआ। एक में तिथि नहीं लिखी हुई है, दूसरे में तिथि लिखी हुई है। क्लियर है बात यहां तक? दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये जो मंदसौर अभिलेख है मंदसौर से प्राप्त हो रहा है। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण बात, यह एक विजय स्तंभ पर खुदा हुआ है। विजय स्तंभ पर खुदा हुआ है। फिर एक प्रश्न,
पहले पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन से अभिलेख विजय स्तंभ पर उत्कीर्ण है। प्रश्न दूसरे प्रकार का समझिएगा। इन प्रश्नों के माध्यम से ही हम लोग तमाम सारे नए प्रश्न भी बनाते जा रहे हैं। आपकी कॉपी में वो सारे प्रश्न भी नोट होने चाहिए और उनके उत्तर आप खोजने का प्रयास अपने स्तर पे करें। मैं तो बताऊंगा ही बाद में कभी ना कभी, ठीक है। अतिथि है दूसरे मंदसौर लेख पर 532 ईस्वी समय लिखा हुआ है। विजय स्तंभ पर यह लेख खुदा हुआ है और ये दूसरा वाला भी, यह भी विजय स्तंभ पर ही खुदा हुआ है। तो एक प्रश्न के यशोधर्मन का जो मंदसौर अभिलेख है, मंदसौर से जो 2 अभिलेख यशोधर्मन के प्राप्त हुए हैं, वो दोनों के दोनों विजय स्तंभ पर, एक टावर, पत्थर का एक टावर है, उस पर खुदे हुए हैं, विजय स्तंभ पर खुदे हुए हैं। एक मंदसौर लेख पर तिथि नहीं है, दूसरे पर तिथि का उल्लेख है 532 ईस्वी। तो यशोधर्मन के मंदसौर अभिलेख की तिथि क्या है? उत्तर है 532 ईस्वी। क्लियर है बात? इसमें जो चौथा लिखा हुआ है, मंदसौर अभिलेख यशोधर्मन को उत्तर भारत के चक्रवर्ती राजा के रूप में स्थापित करती है। क्या यह बात सही लिखा हुआ है? क्यों भाई, क्या यह बात सही लिखा हुआ है? देखें, यह जो मंदसौर अभिलेख है ना, यशोधर्मन को उत्तर भारत के चक्रवर्ती राजा के रूप में स्थापित करती है। कैसे? समझिए, करती है कैसे? ये मंदसौर अभिलेख है ना, ये मंदसौर अभिलेख का मतलब, इसको हम प्रशस्ति कहेंगे, मंदसौर प्रशस्ति। ये जो चक्रवर्ती के रूप में स्थापित कर रही है, कैसे? तो इस मंदसौर प्रशस्ति में इसकी एक उपाधि लिखी हुई है, जनेंद्र। तो फिर प्रश्न बनेगा, जनेंद्र निम्नलिखित में से किसे कहा गया है? किसकी उपाधि है? जी बिल्कुल जी, जनेंद्र किसकी उपाधि है? यशोधर्मन की। फिर इसे विष्णुवर्धन भी यहां पर कहा गया है, विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन सारे लोक के स्वामी विष्णुवर्धन भी कहा गया है। किसको? यशोधर्मन को। क्लियर है बात? और परमेश्वर भी कहा गया है। क्या कहा गया है? परमेश्वर भी कहा गया है। ये उपाधियां हैं किसकी? यशोधर्मन की। एक बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इस लेख में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? इस लेख में लिखा हुआ है कि यशोधर्मन का जो साम्राज्य था, यह साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में महेंद्र पर्वत तक। कहां तक? महेंद्र पर्वत तक। महेंद्र पर्वत कहां पे है? उड़ीसा में है महेंद्र पर्वत। और पश्चिम में अरब सागर से लेकर के पूर्व में कहां तक? पूर्व में लोहित नदी तक। कहां तक? लोहित नदी कहां बहती है? तो भाई यह अरुणाचल प्रदेश अर्थात ब्रह्मपुत्र कह लें, ब्रह्मपुत्र, ये साम्राज्य क्षेत्र बताया गया है। कौन से? मंदसौर अभिलेख में यह यशोधर्मन का साम्राज्य बताया गया है। अब आप समझ सकते हैं कि यशोधर्मन को उत्तर भारत के चक्रवर्ती राजा के रूप में स्थापित मंदसौर अभिलेख करता है या नहीं करता है। जी सुप्रिया जी, क्लियर है बात? कोई समस्या नहीं है। कुछ बातें निश्चित रूप से अब आपके लिए आसान हो गई होंगी, नई बातों की जानकारी हुई होगी। एक बार थंब अप करके बताएं हाँ। ऋषलपुर अभिलेख के विषय में आपको एक अच्छी जानकारी हो गई। मंदसौर से जो प्राप्त हुआ है वह 2 प्राप्त हुआ है, एक अतिथि है मतलब तिथि नहीं है, और एक 532 ईस्वी का चक्रवर्ती राजा के रूप में स्थापित किया गया है। कैसे किया गया है उसके विषय में आपको जानकारी, और जनेंद्र के विषय में आपको जानकारी मिल रही है। चले बात को आगे ले चलेंगे। तो इस प्रश्न में जो गलत था वह था सी। दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है, ध्यान से देखें।
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा जा रहा है, असत्य। मंदसौर प्रशस्ति की रचना वासुल ने प्राकृत भाषा में की थी। यशोधर्मन ने गुप्त, वाकाटक और हूण को पराजित किया था। यशोधर्मन ने गुप्तों के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यशोधर्मन विष्णु कौंडिन्य वंश का था। एबीसीडी आपके सामने है, बताएंगे कौन सा सही गलत है। तो ये हमारे पास दो प्रश्न के माध्यम से मालवा का यशोधर्मन, पूरी बातें इन दो प्रश्नों में, इसके अलावा कुछ भी जानने समझने के लिए ना है, न तो आपको जानने समझने की आवश्यकता है। हाँ भाई, दूसरे का ए बहुत बढ़िया, दूसरे का बी, दूसरे का डी, हर प्रकार के उत्तर आ रहे हैं। दूसरे का सी, विजय जी बहुत बढ़िया। पहले तो मुझे यह बताएं कि यह जो वासुल ने किया है, वासुल ने जो यह मंदसौर प्रशस्ति की रचना वासुल ने किया है, क्या यह प्राकृत भाषा में किया है? क्या हां या ना? क्या यह प्राकृत भाषा में किया गया है? याद रखिए कि यह प्राकृत भाषा में नहीं किया गया है, बल्कि विशुद्ध संस्कृत भाषा में लिखा गया है। विशुद्ध संस्कृत भाषा में, कोई मिश्रण नहीं। विशुद्ध संस्कृत भाषा में कोई मिश्रण नहीं, विशुद्ध संस्कृत भाषा में। ठीक है। दूसरी बात, यशोधर्मन ने गुप्तों को पराजित किया था क्या? वाकाटक को पराजित किया था क्या? हूणों को पराजित किया था क्या? इनके पिताजी ने हूणों को पराजित किया हुआ है, रिष्ठलपुर अभिलेख में वह जानकारी मिल गई। क्या बेटे यशोधर्मन ने भी पराजित किया हुआ है? हां या ना? अब ध्यान से देखें, यशोधर्मन ने गुप्तों को पराजित किया था क्या? उत्तर है हां, गुप्तों को पराजित किया था। जुबान पे बिल्कुल याद होना चाहिए। इस प्रकार से मैंने प्रश्न ही बनाया हुआ है, इस प्रकार से इन प्रश्नों को मैंने डिजाइन किया हुआ है, बनाया हुआ है कि प्रश्न देखते ही आप कभी भी जब इन प्रश्नों को ही सिर्फ देखेंगे ना, तो सारी की सारी आज वाली क्लास की बातें अपने आप से रिकॉल हो जाएंगी। गुप्तों को पराजित किया हुआ है, वाकाटक को भी पराजित किया हुआ है, हूणों को भी पराजित किया हुआ है। अब ध्यान में रखना है, हूणों में किसको पराजित किया? मिहिर कुल को पराजित किया। किसको? मिहिर कुल को पराजित किया है। क्यों भाई, यह तो याद होगा। नहीं, मिहिर कुल को पराजित किया है। आपको याद होगा कि एक बात कही गई है कि जिस मिहिर कुल ने शिव के आगे, सिर्फ शिव के आगे, मिहिर कुल कौन है? यह शैव है ना, मिहिर कुल का क्या है? शैव था। जिस मिहिर कुल ने सिर्फ और सिर्फ शिव के समक्ष अपना सर झुकाया था, उस मिहिर कुल से यशोधर्मन ने अपनी चरण वंदना कराई हुई थी। यह बात तो सबको याद होगा। मिहिर कुल को पराजित किया था। इसके अलावा वाकाटक की बात किया जाए तो वाकाटक राजा था हरिशेण, हरिशेण को पराजित किया हुआ था। गुप्त की बात किया जाए तो भाई परवर्ती गुप्त कौन से? तो नरसिंह गुप्त बालादित्य, नरसिंह गुप्त बालादित्य आपको याद होगा, नरसिंह गुप्त बालादित्य, इसको पराजित किया हुआ था। तो यह जो बात लिखी हुई है ए वाला, वो तो गलत हो गया था। ये जो बी लिखा हुआ है, बात बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तीसरे पे आते हैं, यशोधर्मन ने गुप्तों के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब नरसिंह गुप्त पराजित हुआ ना, तो वास्तव में गुप्त साम्राज्य बिल्कुल छिन्न भिन्न हो गया था। उसके बाद नाम मात्र के लोग रह गए थे। तो गुप्तों के पतन में इसकी खूब महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलती है। और तो और हमने देखा कि यशोधर्मन के विषय में मंदसौर अभिलेख में क्या लिखा हुआ है?
ब्रह्मपुत्र से लेकर के अरब सागर, उत्तर में हिमालय से लेकर के महेंद्र पर्वत तक, ये इस पूरे क्षेत्र में इसका अधिकार था। समझ सकते हैं गुप्तों के पतन में इसकी कितनी प्रमुख भूमिका रही होगी। क्यों भाई? दूसरी बात, यशोधर्मन विष्णु कौंडिन्य वंश का था। क्या यह बात सही लिखा हुआ है, हां या ना? क्या यह कौंडिन्य वंश का था? औलिकर वंश का। शाबाश। किस वंश का था? विष्णु कौंडिन्य वंश का नहीं है, यह औलिकर वंश का है। कौन से? औलिकर वंश का है। तो अब भाई यह भी गलत हो गया। क्या उत्तर हो जाएगा? गलत है। क्या उत्तर हो जाएगा? तो कौन सा कथन असत्य है पूछा जा रहा था। असत्य कथन। तो भाई ये असत्य हो गया, ये सत्य हो गया, ये सत्य हो गया, ये असत्य हो गया। तो अर्थात ए और डी विकल्प जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही है। नहीं? चले, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब इसके अलावा कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। यशोधर्मन को लेकर के सारी बातें बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो गई। इतना ध्यान में रखें और इसके अलावा कुछ भी जानने समझने की जरूरत नहीं है। तीसरे पे आते हैं। कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछा जा रहा है। वल्लभी में मैत्रक वंश की स्थापना धरसेन प्रथम ने की थी। मैत्रक वंश संपूर्ण गुप्तोत्तर काल का सर्वाधिक दीर्घजीवी राजवंश था। इस वंश के आरंभिक राजा प्रतिहारों के सामंत थे। वेन सांग के अनुसार इस वंश के राजा शैव थे। आप बताएंगे कौन सा गलत सही है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया शोभित जी। दिखाई दे रहा है अब है जी? रेणु जी आपने लिखा बी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। हाँ भाई, जल्दी ले उत्तर करें। स्वागत है नेहा जी। अच्छा लग रहा होगा प्रश्न देख करके। जब इन सारे प्रश्नों पे हम लोग बात कर लेंगे ना, ये प्रश्न आपको इस रूप में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आज ही ये सारे प्रश्न मैंने खुद बनाए हैं। ठीक है, ये सारे प्रश्न मैंने खुद बनाए हैं। देखें, ये सारे प्रश्न मैंने खुद बनाए हुए हैं और उस पे क्या सही गलत है ये सब जो है दिखाई दे रहा होगा। ये सब जो है मेरे द्वारा खुद बनाए गए हैं प्रश्न। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। और इन प्रश्नों को बनाने में कम से कम 1.25 घंटे से 1.5 घंटे का समय लगा। समझिएगा, 1.25 घंटे से 1.5 घंटे का समय लगा। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ये मेरे द्वारा बनाए जा रहे हैं ना, तो जो भी टॉपिक होगा उस टॉपिक के सारे छोटे बड़े काम की सारी बातें अपने आप से यहां पे चली आएंगी। ये सारे प्रश्न मैं अपलोड करवा दूंगा, ये सारे प्रश्न मैं अपलोड करा दूंगा। और एक बार जब भी रिवाइज करने का मन करे तो बस इन प्रश्नों को देखेगा, मेरी जुबान से जो बातें निकल रही हैं या जो कुछ मैं लिख रहा हूं ना, आप देखिएगा कि ये सारी चीजें अपने आप से रिकॉल होती जाएंगी। ये पूरी क्लास आज की और ऐसी रोज वाली जो क्लास होगी वो सब कुछ रिकॉल होती चली जाएगी। और आपके आगामी परीक्षा में अगर लगातार ऐसे क्लास करते चले जाएंगे ना, तो इतना कॉन्फिडेंस रहेगा ना, जो लोग कठिन टॉपिक मानते हैं, जो लोग
कुछ टॉपिक्स को कठिन मानते हैं या खूब अच्छे से तैयार नहीं होता है, मैं चोट वहीं पे करता हूं। जो सरल चीजें हैं उस पर तो सारे लोगों की नजर होती है, ध्यान होता है, क्योंकि आसान लगता है और मानव का यह स्वभाव होता है कि आसान चीजों को जल्दी पकड़ना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो आकर्षण बन गया होता है। लेकिन जो कठिन चीजें हैं मनुष्य उससे दूर भागता है, प्रतिकर्षण होता है नहीं। और मैं कोशिश यही करता हूं कि जहां पे हाथ तंग है वहां पे हाथ आसानी से पहुंच जाए। और जब यह आपको प्रश्नोत्तर उपलब्ध हो जाएगा तो एक दिन फिर 2-3 दिन गैप करके भाई 10, 15, 20 प्रश्न होगा। एक दिन आज मान ले अपलोड हुआ, तरीका क्या है मैं बता रहा हूं, खूब अच्छे से हमेशा तैयार रहेगा। आज अपलोड हुआ, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा का समय दिया, जिसको जितना समय लग रहा है, एक बार उत्तर के साथ देख लिया। ये सारी चीजें आज के क्लास की वह सब रिकॉल होती जाएंगी। 4 दिन बाद, 3 दिन बाद फिर से एक बार यही काम कर लेना है, समझिएगा। फिर से यही काम एक बार फिर से कर लेना है 3 दिन 4 दिन के भीतर। उसके बाद जब 1 महीने बाद करेंगे ना, वो सारा एकदम फ्लो में जैसे का तैसे है वैसे ही चला आएगा। लेकिन लोग कठिन बना देते हैं। अपलोड आज हो गया, एक बार देख लिया और उसके बाद न जाने कब समय आएगा दोबारा से पलट करके देखने का। मैंने क्या बताया? आज अपलोड हुआ, आज ही देखना है। 2 दिन 3 दिन मैक्सिमम 4 दिन का समय देकर के फिर एक बार देखना है और 1 महीने के बाद फिर एक बार देखना है, 3 बार, और उसके बाद सीधे परीक्षा के समय। सारी की सारी बातें बिल्कुल क्रोनोलॉजी में हूबहू ऐसे ही दिमाग में चलती जाएंगी। क्लियर है बात? हाँ शोभित जी, बहुत मेहनत करना पड़ता है मेरे भाई। मैं क्या बताऊं, मेहनत मुझे बहुत ज्यादा करना पड़ता है। लेकिन ये बात है कि मैं जो कहता हूं ना कि अपने यहां से ही टॉपर होगा, उसके पीछे मेरी मेहनत होती है। कोई भी आम आदमी, आम टीचर यह डंके की चोट पे नहीं कहेगा कि पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले तो खूब सारे हैं, लेकिन टॉप कोई करेगा तो वो मेरा विद्यार्थी होगा, मैं टॉप करूंगा। ये सारे लोग नहीं बोल पाएंगे, जुबान नहीं चल पाएगी, क्योंकि जुबान के लिए वो जो गट्स चाहिए ना, वो गट्स मेहनत से आता है। क्लियर है बात? इसीलिए कहता हूं कि बस आपकी जिम्मेदारी है कि जितना कुछ जिस रूप में आपको उपस्थित किया जाए, परोसा जाए, बस उसी रूप में, उसी तरीके से तैयार कर ले, कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। चले, बात हम लोग कर रहे थे कि वल्लभी में मैत्रक वंश की स्थापना धरसेन प्रथम ने क्या की थी? तो भाई धरसेन प्रथम ने नहीं की थी। किसने किया था? भट्टार्क के द्वारा किया गया था। शोभित जी आपने बिल्कुल सही लिखा हुआ था। कौन? भट्टार्क के द्वारा यह स्थापना किया जा रहा है। कब स्थापित किया जा रहा है? तो याद रखिए 475 ईस्वी में। कब भाई? 475 ईस्वी में भट्टार्क के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। क्लियर है बात? दूसरी बात, मैत्रक वंश संपूर्ण गुप्तोत्तर काल का सर्वाधिक दीर्घजीवी राजवंश था। क्या कभी इस लाइन को सुना है, पढ़ा है? हां या ना? मैं दावे से कह सकता हूं कि गलती से होगा कि इक्का दुक्का लोग कभी इस लाइन को पढ़े होंगे। बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों को जानकारी नहीं है। क्या मैत्रक वंश संपूर्ण गुप्तोत्तर काल का सर्वाधिक दीर्घजीवी राजवंश था? कैसे? समझिएगा। गुप्तोत्तर काल का मतलब क्या है? गुप्तोत्तर काल का मतलब है 550 से लेकर के 750, ठीक है, मोटे तौर पे 550 से 750। सर्वाधिक दीर्घजीवी कैसे हो रहा है मैत्रक वंश? उसका कारण है क्या? मैत्रक वंश की स्थापना हो रही है 475 ईस्वी में, 475 ईस्वी में। और कब तक चल रहा है मैत्रक वंश? 767 ईस्वी तक। 767 ईस्वी में जाकर के अंतिम जो राजा था शिलादित्य सेवेंथ करके, शिलादित्य सेवेंथ,
शिलादित्य 7वां अंतिम राजा था। अरबों ने पराजित किया था। किसने? अरबों ने पराजित किया, मार डाला, तब जाकर के 767 में मैत्रक वंश समाप्त हुआ था। अर्थात मैत्रक वंश के अंत के पीछे किसकी भूमिका है? अरब आक्रमण की प्रमुख भूमिका देखने को मिलती है। याद रहेगा, मैत्रक वंश का अंत कैसे हुआ था? अरबों के द्वारा इनका अंत किया गया था। क्लियर है बात यहां तक? जी जी बिल्कुल, शिलादित्य 7। तो यहां पे सर्वाधिक दीर्घजीवी राजवंश था, बात बिल्कुल सही लिखी हुई है, यह गलत था। इस वंश के आरंभिक राजा प्रतिहारों के सामंत थे। क्या यह बात सही होगी? क्या यह बात सही होगी? प्रतिहारों के सामंत रहे होंगे? क्यों भाई? हां या ना? प्रतिहारों के क्या सामंत रहे होंगे? जी बिल्कुल। किसके? गुप्तों के। किसके? गुप्तों के। सामंत कह ले, अधिकारी कह ले, गुप्तों के अधिकारी थे। गुप्तों के अधिकारी, सामंत शब्द भी नहीं यूज करेंगे, गुप्तों के। क्यों? क्योंकि शुरुआत कब हो रही है? 475 ईस्वी में शुरुआत हो रही है ना, मोटे तौर पे। मैत्रकों की शुरुआत मोटे तौर पे 475 के आसपास शुरुआत हो रही है, और उस समय तो प्रतिहार थे ही नहीं भाई, प्रतिहार है ही नहीं कहीं। तो यह जो तीसरा सी लिखा हुआ है ना, यह भी गलत लिखा हुआ है। अब जो चौथी बात लिखी हुई है, वेनसांग के अनुसार इस वंश के राजा शैव थे। क्या यह बात सही है? भाई वेनसांग एक बौद्ध है। वेनसांग एक बौद्ध है, और क्या वह किसी दूसरे धर्म के लिए कुछ लिखेगा? उत्तर है नहीं। वो बौद्ध तीर्थों का, बौद्ध ग्रंथों का दर्शन अध्ययन करने के लिए आया है, और उनको यहां से समेट करके अपने देश ले जाने के लिए आया हुआ है। तो भाई शैव वैष्णव के विषय में क्यों लिखेगा? उत्तर है, वेनसांग के अनुसार इस वंश के राजा जो थे वह शैव नहीं है। वेनसांग कह रहा है कि इस वंश के राजा कौन थे? इस वंश के राजा बौद्ध थे। याद रहेगी बात। वेनसांग कहता है कि इस वंश के राजा बौद्ध थे। याद रहेगी बात। लेकिन यह भी गलत हो जा रहा है। लेकिन अब महत्वपूर्ण बात कुछ ध्यान में रखने वाली। क्या? वेनसांग कहता है कि ये जो मैत्रक है ना, मैत्रक बौद्ध थे, ये वेनसांग कहता है। लेकिन क्या यह सत्य है? याद रखिएगा, वास्तविकता क्या है? तो वास्तविकता यह है ना कि मैत्रक जो हैं इतने धर्म सहिष्णु है ना, मैत्रक बहुत ज्यादा धर्म सहिष्णु हैं, और धर्म सहिष्णुता की वजह से ये लोग वास्तव में क्या हैं? ये लोग वास्तव में शैव हैं। ये लोग वास्तव में शैव हैं। ये लोग वास्तव में, मैत्रक लोग जो हैं वह शैव लोग हैं, लेकिन बौद्धों के प्रति भी काफी ज्यादा उदार हैं। बौद्धों के प्रति भी काफी ज्यादा उदार हैं। तो वेनसांग कंफ्यूजन में आ जाता है। वेनसांग कंफ्यूजन में आ जाता है, और उसने लिखा कि राजा जो हैं वो सारे के सारे मैत्रक वंश के राजा कौन थे? बौद्ध थे। याद रहेगी बात। हाँ, क्या लिख दिया? ठीक है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो वेनसांग है, वेनसांग के अनुसार इस वंश के राजा बौद्ध थे, लेकिन वास्तव में ये शैव राजा थे। हालांकि बौद्धों के प्रति भी इनका स्वभाव, तरीका सब बहुत उदार था। तो वेनसांग थोड़ा सा कंफ्यूजन में आ गया था। ठीक है। तो यहां पे ये जो राजा शैव थे, नहीं, इसने बौद्ध बताया हुआ है। तो फिलहाल यह गलत हो जा रहा है, यह गलत हो जा रहा है, यह सही हो रहा है, और यह गलत हो जा रहा है। तो क्या होगा? केवल बी अर्थात सी विकल्प इसका सही होगा। क्लियर है ना बात?
क्यों भाई? ठीक है। अब एक और महत्वपूर्ण बात कि यह जो वेनसांग है, वेनसांग जो कि यह कहता है कि मैत्रक के राजा जो थे वह बौद्ध थे, यही कह रहा है। वेनसांग कह रहा है कि मैत्रक वंश के राजा जो थे बौद्ध थे। लेकिन समझिए कि यह बात तो गलत ही कह रहा होगा। क्यों? क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य जो कि याद रखना है कि अगर ये लोग बौद्ध होते, मैत्रक अगर बौद्ध होते तो शायद गुप्त संवत को नहीं अपनाते। एक प्रश्न बनता है ना कि निम्नलिखित में से गुप्त संवत अपनाने वाला वंश कौन सा था? उत्तर क्या निकल करके आता है? मैत्रक ना, क्योंकि मैत्रकों ने गुप्त संवत को हूबहू अपनाया था। यही कारण है कि मैत्रकों की राजधानी वल्लभी, वल्लभी संवत और गुप्त संवत का वर्ष एक ही है। क्यों भाई? इसमें तो कोई दो राय नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये जो संवत है ना, वल्लभी राजधानी है। मैत्रकों की राजधानी कहां पे है? राजधानी वल्लभी में है। इसीलिए कहा जाता है वल्लभी के मैत्रक वंश। संवत गुप्त संवत का ही प्रयोग कर रहे हैं, तो वल्लभी संवत या गुप्त संवत का वर्ष क्या है? 319 आवे तो 319, 320 आवे तो 320, दोनों है। क्यों? क्योंकि कुछ इतिहासकार 319 से डिनोट करते हैं गुप्त संवत को और कुछ 320 से, वह भी आपको बताया हुआ है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि ये जो मैत्रक है ना, मैत्रक, इनके जो लेख प्राप्त हुए हैं, अभिलेख प्राप्त हुए हैं, अगर ये बौद्ध होते, अगर ये बौद्ध होते तो इनके अभिलेखों पर बुद्ध से जुड़ी हुई वंदना दिखाई देती, बुद्ध के संदर्भ में कुछ बातें लिखी होती, लेकिन ऐसा तनिक भी नहीं है कहीं। मैत्रक वंश के जो भी लेख अभिलेख हैं, उन लेखों पर राजाओं के लिए किस एक शब्द का प्रयोग किया गया है? परम महेश्वर शब्द का प्रयोग किया गया है। परम महेश्वर शब्द का प्रयोग किया गया है। बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। ये उपाधि गुप्तों के द्वारा भी धारण की जा रही थी, परम महेश्वर, और गुप्त संवत प्रयोग कर रहे हैं मैत्रक परम महेश्वर। अर्थात यह महेश्वर शब्द अपने आप में क्या शो कर रहा है कि ये लोग कौन हैं? ये लोग शैव हैं। नहीं, क्लियर है बात? तो इनके अभिलेखों से भी इस बात की स्पष्ट जानकारी होती है। आगे बढ़ जाएं। चले, अगला प्रश्न लिखा हुआ है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन असत्य हैं? वल्लभी शिक्षा और व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। यह हीनयान शाखा का प्रमुख केंद्र था। स्थिरमती और गुणमती यहां के प्रख्यात शिक्षक थे। वेनसांग ने वल्लभी विश्वविद्यालय की प्रशंसा की है। बताएंगे जरा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सुप्रिया जी। ब्लैक गेमिंग, बहुत बढ़िया। देखें, इसमें जो पहली बात लिखी हुई है कि वल्लभी शिक्षा और व्यापार का प्रमुख केंद्र था, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल सही बात है। शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। क्यों? क्योंकि वल्लभी विश्वविद्यालय है ना भाई, वल्लभी विश्वविद्यालय है। यह हीनयान शाखा का प्रमुख केंद्र था। वल्लभी विश्वविद्यालय किस बौद्ध धर्म की शाखा के लिए जाना जाता था? तो वल्लभी विश्वविद्यालय जो है हीनयान शाखा के लिए, हीनयान का सबसे प्रमुख अध्ययन केंद्र में से एक था वल्लभी विश्वविद्यालय। वल्लभी विश्वविद्यालय के स्थिरमती और गुणमती यहां के प्रख्यात टीचर थे।
स्थिरमती और गुणमती दो प्रमुख टीचर हैं, शिक्षक हैं वल्लभी विश्वविद्यालय के। हालांकि हालांकि बाद में, कुछ समय बाद में ये वल्लभी छोड़ देते हैं। वल्लभी, अरबों का आक्रमण हो रहा है, छोड़कर कहां चले गए? नालंदा विश्वविद्यालय को ज्वाइन कर लिया था। याद रहेगी बात। तो एक प्रश्न फिर बन के आ गया यहां पे, निम्नलिखित में से वह कौन से आचार्य हैं, दो आचार्य हैं जो वल्लभी विश्वविद्यालय से नालंदा विश्वविद्यालय चले गए थे? उत्तर है स्थिरमती और गुणमती। याद रहेगी बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात, वेनसांग ने वल्लभी विश्वविद्यालय की प्रशंसा की है। तो भाई वेनसांग ने नहीं किया हुआ है, किसने किया हुआ है? इत्सिंग ने यह प्रशंसा किया हुआ है। किसने? इत्सिंग ने यह प्रशंसा किया हुआ है। तो सीधे सीधे यह बात गलत हो जा रही है। यह डी। इत्सिंग क्या कहता है? इत्सिंग कहता है, बहुत महत्वपूर्ण बात, परीक्षाओं में पूछा जाता है लेकिन लोगों को पता नहीं है। अगर मैं आपसे यह पूछ लूं, इत्सिंग ने किस विश्वविद्यालय के लिए कहा है कि वहां पर 100 विहार थे और 10,000 बच्चे थे, छात्र थे? कोई बताएगा मुझे? अब तो निश्चित रूप से आप बता सकते हैं कि इत्सिंग किसके लिए कह रहा है? वल्लभी विश्वविद्यालय के लिए कह रहा है कि यहां पर 100 विहार थे और 10,000 नहीं, कितने? 6,000 छात्र थे। याद रहेगी बात। बहुत महत्वपूर्ण बात है, छोटी छोटी। अब इन सारी बातों पे हमारा ध्यान नहीं जाता है। आप पढ़े भी होंगे वल्लभी विश्वविद्यालय के विषय में तो भी ये सारी बातें ध्यान में नहीं होंगी, लेकिन एक दो जन को याद है, बहुत खुशी की बात है। इन सारे तथ्यों को ध्यान में रखना है। ये आपकी परीक्षा में प्रश्न ऐसे पूछा गया है, और जिन जिन प्रश्नों के विषय में मैं कहता जाऊं ना कि इन प्रश्नों को याद रखिए, ऐसे प्रश्न तैयार रखिए, निश्चित रूप से वह काम जरूर किया गया। ठीक है। तो 6,000 छात्र कह लें या बौद्ध भिक्षु कह लें, एक ही बात है ना भाई। 6,000 छात्र या बौद्ध भिक्षु, 100 विहार। इत्सिंग जानकारी देता है किसके लिए? वल्लभी विश्वविद्यालय के लिए। अब कुछ बातें ध्यान में। प्रश्न यह पूछा जा सकता है, यह बात हो रही है वल्लभी की ना, अर्थात मैत्रक राज्य क्या हो गया? वल्लभी हो गया। मैत्रक राज्य वल्लभी। प्रश्न यह बनेगा, क्या वेनसांग क्या यहां की यात्रा किया था? हां या ना? बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है जो मैं अभी बात करने वाला हूं। क्या वेनसांग यहां की यात्रा कभी किया हुआ था? किसी को जानकारी है? यात्रा किया हुआ था। हां, किया हुआ था। कब किया हुआ था? तो भाई जो मुझे ध्यान में आ रहा है, लगभग 640 ईस्वी के आसपास यात्रा किया हुआ था। और कुछ खास बात, जब यात्रा किया हुआ था तो फिर एक प्रश्न निकल करके आएगा कि जब यात्रा किया हुआ था तो यहां का राजा कौन था? प्रश्न क्या पूछा जाएगा? प्रश्न पूछा जा सकता है कि वेनसांग ने जब वल्लभी की यात्रा की थी तो वहां का राजा ये था। अब आपको राजा का नाम तक जानकारी में रखना है। कोई बताएगा मुझे राजा कौन था? हां भाई, राजा कौन था जिसके समय यह यात्रा किया हुआ था? बहुत बढ़िया, ध्रुवसेन द्वितीय। कौन? ध्रुवसेन द्वितीय। 10 राजा हैं, 10 से भी ज्यादा राजा हैं। ध्रुवसेन द्वितीय राजा था मैत्रक वंश वल्लभी का, जब वेनसांग यहां की यात्रा किया हुआ था। और महत्वपूर्ण बात, यहां तक क्लियर है? आगे बात को बढ़ाएं, एक बार लिखें। हां, क्लियर है? यहां तक सारी बातें नोट करते हुए चल रहे हैं? ध्यान में रखें, नोट जो भी जानकारी में नई बात आवे निश्चित रूप से नोट करिए, क्योंकि बहुत मेहनत से मैं इन सारी चीजों पे लग करके काम कर रहा हूं, और यहां पे खड़े होकर के चिल्लाना ऐसे आसान काम नहीं होता है।
तो जो आपके मतलब के लिए सिर्फ काम किया जा रहा है, इससे मुझे क्या फायदा है? इससे आपको फायदा उठाना है। तो ये जो लग करके मेहनत किया जा रहा है आपके लिए ना, ये आसान चीजें नहीं है, ये सरल बनाई जा रही हैं आपके लिए। तो क्लास का पूरा दोहन करने का प्रयास करें। ये सारी चीजें ऐसी है ना, बिल्कुल क्रमवार तरीके से ये जो हम लोग काम कर रहे हैं ना, ये आपको आसानी से नहीं मिलेंगी चीजें। मैं हमेशा से जब भी कोई क्लास करता हूं तो प्रयास यह करता हूं कि सिलसिलेवार तरीके से हो, मनमाने तरीके से ना हो। क्योंकि आगे पीछे कहीं से भी कुछ भी उठा करके पूछ लिया तो वो उचित नहीं होता है। तारतम्यता में सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे घर में खाना बनाते हैं, और बहुत सारे लोग तो खाते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग जो बनाते हैं उनको तो इस बात की गंभीरता पता है ना कि हर चीज चरणबद्ध तरीके से होती है तो उसका आनंद, उसका स्वाद बेहतर होता है। तो यहां पे आपको जानकारी होनी चाहिए कि यह जो ध्रुव सेन है, ध्रुव सेन, फिर एक प्रश्न बनता है ना, आज तक नहीं पूछा हुआ है, आज तक नहीं पूछा हुआ है, लेकिन कभी भी यह प्रश्न पूछा जाएगा। आपकी कॉपी में यह प्रश्न नोट होना चाहिए कि ऐसे भी प्रश्न बनेगा। क्या? निम्नलिखित में से कौन से राजा हर्षवर्धन द्वारा जब प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन किया गया, जिसमें वेनसांग ने भी भाग लिया हुआ था, पांचवा था ना, निम्नलिखित में से कौन सा राजा वहां पे उपस्थित नहीं था? समझिएगा बात। आप में से सारे लोग पढ़े होंगे कि महामोक्ष परिषद सम्मेलन का आयोजन हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष पे कराता था। नहीं, 5वें वाले में वेनसांग भाग लिया हुआ था। नहीं, सूर्य पूजा होती थी, बुद्ध की पूजा होती थी, शिव की पूजा होती थी, ये सब आपको पता है। लेकिन यह नहीं पता होगा कि कौन कौन से राजा इकट्ठे होते थे। क्यों भाई? अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि प्रश्न का उत्तर खोजें, कुछ मेहनत करने की आदत डालें। ठीक है? बस पका पकाया खाना नहीं, अपने स्तर पे भी काम करना है। क्लियर है बात? तो जो जो प्रश्न बता रहे हैं उन प्रश्नों को कहीं ना कहीं निश्चित रूप से नोट करें। ऐसे ही ज्ञान का वर्धन होता है। बात हम लोग हर्षवर्धन की कर रहे हैं। तो भाई, जब हर्षवर्धन ने कन्नौज में भी एक सभा किया था, कन्नौज में, प्रयाग में भी समारोह हो रहा है, इन दोनों जगहों पर कौन सा वल्लभी वंश का या मैत्रक वंश का राजा गया हुआ था? तो कौन सा हो जाएगा? ध्रुवसेन द्वितीय। फिर एक प्रकार का प्रश्न, जब हर्षवर्धन हम लोग पढ़ेंगे तब देखेंगे वहां पे एक प्रकार का प्रश्न तो यह भी बन सकता है ना, निम्नलिखित में से कौन सा राजा हर्षवर्धन का समकालीन नहीं था? क्यों मेरे भाई? निम्नलिखित में से कौन सा राजा हर्षवर्धन का समकालीन नहीं था? प्रश्न तो यह भी बन सकता है। आपको ध्यान में रखना है कि जब आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो इतिहास में विगत वर्षों में जो प्रश्न पूछे हुए हैं उनके आधार पे, ठीक वैसे ही जैसे पूत के पांव पालने में, कहानी तो ये पता होगी जो मुहावरा बोला जाता है, वैसे ही ये पूत के पांव पालने में, तो पालना क्या है? विगत वर्ष। पूत कौन है? आप सपूत हैं, वीर वीरांगनाएं। आपको क्या करना है? पालना में झांकना है, पांव देखना है। पांव का मतलब क्या हो गया? विगत वर्ष का पेपर। विगत वर्ष के पेपर के आधार पे और किस प्रकार के प्रश्न आगे बनाए जा सकते हैं, खुद में यह काबिलियत पैदा करनी है। समझ रहे हैं? खुद में यह काबिलियत पैदा करने की जरूरत है। कल को जब आप पेपर सेट करेंगे, जब कल को आप एग्जामिनर बनेंगे, तो इन सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी ना। इस बात में तनिक भी दो राय नहीं है कि मेरे साथ जो पढ़ेगा वह डंके की चोट पे परीक्षा पास करेगा। सोचना है इसके आगे भी।
इतिहास की खूब अच्छी जानकारी समझो। अब ये सारी बातें जो मैं कहता हूं सुनने में अच्छा तो लगता ही होगा ना। क्यों अच्छा लगता है? अच्छा इस वजह से लगता है ना कि ऐसी बातें अन्य लोग तो करते नहीं हैं। नहीं, अच्छी कोई चीज कब लगती है? जब पहली बार सामने आवे, आपके मतलब की हो, आपको सुनने में अच्छा लगे, तब बातें अच्छी लगती है ना। उसी प्रकार से आपको ध्यान में रखना है कि विगत वर्षों के प्रश्नों के आधार पे और क्या क्या नए प्रकार के प्रश्न बनाए जा सकते हैं, इस काबिलियत को भी निखारने की आवश्यकता है। ठीक है, तो क्या बात हो रही थी कि ध्रुवसेन द्वितीय ही वह राजा था जो हर्षवर्धन के द्वारा कन्नौज में एक सभा जो बुलाई जाती है, प्रयाग में जो महामोक्ष परिषद का आयोजन हुआ, वहां पे वल्लभी वंश या मैत्रक वंश की ओर से शामिल होने वाला राजा था। ठीक है, बातें बहुत सारी हैं बताने के लिए। ठीक है, एक बात और बताया जा सकता है, ये जो ध्रुवसेन द्वितीय है ना, हर्षवर्धन चूंकि गया हुआ है, यात्रा किया हुआ है, हर्षवर्धन ने यात्रा किया हुआ है इसी के समय। हर्षवर्धन, अब ये 4 किताबें आपके सामने जो लगी हुई हैं, अब 2 किताबों में क्लैश हो गया। जब देख रहा था, प्रश्न तैयार कर रहा था, 2 किताबों में क्लैश हो गया। 2 किताबों में क्या क्लैश हो गया? एक किताब जो कि 2 किताबें जिसमें लिखा हुआ है, एक में तो उल्लेख ही नहीं था, 2 किताबें जिसमें लिखा हुआ है कि यह जो है ना वह दामाद है। किसका दामाद है? हर्षवर्धन का। हर्षवर्धन का। समझ में आ रही बात? जब पेपर अभी प्रश्न बना रहा था, सुबह की बात है, दोपहर की बात, तब की बात, 2 किताबों में लिखा हुआ था कि हर्षवर्धन का दामाद है, और एक किताब में लिखा कि नहीं, ये दामाद नहीं है, इसका जो बेटा था ना, इसका पुत्र, वह दामाद था। इस प्रकार के कंफ्यूजन भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिलहाल बेटवा का नाम तो भूल जाना है, इन्हीं को याद रखने की जरूरत है कि ध्रुवसेन द्वितीय था। ठीक है, आगे बढ़ जाए। चले, अच्छा लग रहा होगा, तमाम सारी बातों की जानकारी मिल रही होगी। अभी मैत्रक वंश में ना आगे प्रश्न है, हम लोग तनिक भी जल्दीबाजी में नहीं जाएंगे कि जल्दी जल्दी बस खत्म हो जाए। मेरे पढ़ाने का और मेरे साथ जुड़े हुए लोग जो भी हैं, उनके पढ़ने का मतलब तब निकलता है ना जब पढ़ी हुई चीज से जुड़ा हुआ एक एक प्रश्न आपके लिए आसान हो जाए। तब मेरे साथ पढ़ने का मतलब है, नहीं तो लाखों लोग पढ़ाते लिखाते हैं। तो हम लोग तनिक भी जल्दीबाजी नहीं करेंगे, जो भी पढ़ेंगे खूब ठोस करके कि आएगा तो मैं ही अपने सेंटर पे एकमात्र वह व्यक्ति हूंगा जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर करेगा, ऐसी मनोदशा होनी चाहिए। तो बातें बहुत सारी हैं इसमें। मैत्रक वंश में कम से कम 12-15 राजा हैं, और नीचे अभी प्रश्न जब आगे बढ़ेंगे, मुझे लगता है 6वें-7वें नंबर पे वह प्रश्न है भी कि मैत्रक वंश के राजाओं का क्रम, मैत्रक वंश के राजाओं का क्रम जब प्रश्न आएगा तो वो राजाओं का क्रम कौन सा है, सबसे पहले, उसके बाद कौन हुआ, उसके बाद एक क्रोनोलॉजी में वह, और उसके साथ साथ जो कुछ 1-2 काम की बातें हैं परीक्षा में पूछी जा सकती हैं किसी पर्टिकुलर राजा से जोड़ करके, उसके विषय में भी बात करेंगे। नीचे प्रश्न आएगा तब। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। लिखा हुआ है, कौन से कथन सत्य हैं? उत्तर गुप्त वंश का मूल निवास मगध था। यद्यपि मूल निवास मगध था। किसकी बात हो रही है? उत्तरकालीन गुप्त। यद्यपि इस वंश का शासन मगध और मालवा में था। मतलब मूल रूप से ये रहने वाले कहां के थे? तो मूल रूप से रहने वाले मगध के थे, उत्तरगुप्त। लेकिन मान लें उत्तरगुप्त वंश में मान लें 10 राजा हुए, उत्तरगुप्त वंश में 10 राजा हुए,
10 में से 5 जो है मगध से शासन कर रहे हैं, 5 जो है मालवा क्षेत्र में जाकर के शासन कर रहे हैं। तो हो गया कि मूल रूप से रहने वाले मगध के हैं, लेकिन मगध से भी शासन हो रहा है, मालवा से भी शासन हो रहा है। ठीक है। दूसरी बात, इस वंश का संस्थापक आदित्य सेन था। अफसर अभिलेख का संबंध कृष्णगुप्त से है। देवबर्नाक अभिलेख का संबंध देवगुप्त से है। अब आप बताएंगे कौन सा सही लिखा हुआ है। हाँ भाई जी, अभय जी, बिल्कुल। कोई जानकारी है? ये जो पहली बात लिखी हुई है, अब ध्यान से देखेंगे। ये जो पहली बात लिखी हुई है कि उत्तर गुप्त वंश का मूल निवास मगध था, बात यह बिल्कुल सही लिखा हुआ है। एक तथ्य जो कि याद होना चाहिए। दूसरी बात, यद्यपि इस वंश का शासन मगध और मालवा में था, दोनों जगहों से इनका राजकाज चल रहा था। सही बात लिखा हुआ है। इस वंश का संस्थापक जो आदित्य सेन है वह गलत है। उत्तर गुप्तकालीन वंश का उत्तर गुप्तकालीन याद रखिएगा, ये जो उत्तर गुप्त वंश लिखा हुआ है ना, उत्तर गुप्त वंश, इसे ही उत्तरकालीन गुप्त वंश भी कहा जाता है। उत्तरकालीन गुप्त वंश भी कहा जाता है। इसे ही उत्तर मागध वंश भी कहा जाता है। मागध वंश याद रहेगा, मागध मतलब मगध। क्लियर है बात? मागध वंश भी कहा जाता है। यहां पे लिखा हुआ है इस वंश का संस्थापक आदित्य सेन था। नहीं, कौन था? कृष्णगुप्त था। कौन? कृष्णगुप्त राजा था, पहला जिसने इस वंश की स्थापना किया हुआ था। अफसर अभिलेख का संबंध कृष्णगुप्त से है, यह बात गलत लिखा हुआ है। अफसर अभिलेख का संबंध का मतलब क्या है कि अफसर अभिलेख की रचना किसके समय काल में की गई थी? अफसर अभिलेख की रचना आदित्य सेन के समय काल में की गई थी। किसके? आदित्य सेन जब राजा था उसके समय काल में अफसर अभिलेख की रचना की गई थी। अब ये जो अफसर अभिलेख है, ये अफसर अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है? तो बिहार में प्राप्त हुआ है। बिहार में कहां से? गया से प्राप्त हुआ है। अफसर अभिलेख का लोकेशन कहां पर है? बिहार के गया में। जबकि ये जो देवबर्नाक अभिलेख है, इसका भी संबंध उत्तर गुप्त वंश से ही है। दोनों अभिलेख का संबंध उत्तर गुप्त वंश कालीन वंश से है। देवबर्नाक अभिलेख का लोकेशन कहां पे है? यह भी बिहार में ही है, शाहाबाद जिला। क्लियर है बात? और ये जो अफसर अभिलेख हमने देखा कि अफसर अभिलेख का संबंध मतलब इसकी रचना किसके समय काल में? आदित्य सेन के समय काल में। वैसे ही देवबर्नाक अभिलेख का जो संबंध है वह किस राजा से है? तो याद रखिए, अंतिम राजा था जीवित गुप्त द्वितीय। कौन? जीवित गुप्त द्वितीय। यह इस वंश का अंतिम राजा था। अंतिम राजा, इसके समय काल में देवबर्नाक अभिलेख की रचना हुई थी। क्लियर है बात यहां तक? जी शोभित जी, जीवित गुप्त द्वितीय अंतिम राजा, देवबर्नाक अभिलेख का संबंध इससे। अब कुछ महत्वपूर्ण बात जिनको भविष्य में यूजीसी नेट देना है, जिनको असिस्टेंट प्रोफेसर देना है, उनके लिए क्या ये जो अफसर अभिलेख है, अफसर अभिलेख, अभिलेख से जानकारी किस वंश की मिलती है? तो भाई उत्तर कालीन गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। नहीं, इसकी जानकारी मिलती है। याद रखें, अफसर अभिलेख का संबंध बता दिया किससे? आदित्य सेन से। आदित्य सेन से। तीसरी बात, अफसर अभिलेख को लेकर के इसमें भी कम से कम 12-13 राजा हैं। ध्यान से समझिएगा, उत्तरकालीन गुप्त वंश में भी 12-13 राजा हैं। क्लियर है बात? जो ऊपर के प्रथम 8 राजा हैं,
प्रथम आठ राजा इनका उल्लेख, राजा का उल्लेख इसमें हुआ है। याद रहेगी बात। अर्थात आठवां राजा कौन है? यही अंतिम आठवां राजा है जिसके समय काल में अप्सर अभिलेख की रचना हुई थी। क्लियर है बात। 8 राजाओं का उल्लेख है, जबकि देवबर्नाक अभिलेख में अंतिम 4 राजाओं का उल्लेख है। अंतिम 4 राजा का उल्लेख देखने को मिलता है। तो मोटे तौर पे उत्तरकालीन गुप्त वंश में कुल 12 राजा हो गए। 12 राजा हो गए। 8वें नंबर पे नाम आ गया किसका? अप्सर अभिलेख, आदित्य सेन। और 12वां जो अंतिम है कौन? ये जीवित गुप्त लिखा था ना। अंतिम राजा कौन था? अंतिम राजा जीवित गुप्त द्वितीय यह अंतिम राजा था जिसके समय काल का है देवबर्नाक अभिलेख। क्लियर है बात। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कि अप्सर अभिलेख की खोज किसने किया हुआ था? अप्सर अभिलेख को खोजा किसने था? तो भाई जब हम लोग अशोक के अभिलेख पढ़ते हैं तो वहां पे एक नाम मेजर किट्टो का निकल करके आता है। कौन? मेजर किट्टो। याद होगा, मेजर किट्टो ने खोजा हुआ था। मेजर किट्टो ने अप्सर अभिलेख की खोज की हुई थी। देवबर्नाक अभिलेख की खोज किसने किया हुआ था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया हुआ था। याद रहेगी बात। अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा खोज की गई थी जी। मेजर किट्टो ने अप्सर अभिलेख को खोजा हुआ था। किसने? अप्सर अभिलेख को किसने खोजा था? मेजर किट्टो ने खोजा और कनिंघम को पकड़ा दिया। खोजा और कनिंघम के हाथ में दे दिया। तो अप्सर अभिलेख की खोज मेजर किट्टो ने किया था, जबकि इसे प्रकाशित किसने किया था? दुनिया के सामने किसने लाया था? प्रकाशित किसने किया? प्रकाशन किसने किया था? कनिंघम ने किया हुआ था। याद रहेगी बात। तो दोनों जगहों पे कनिंघम किस रूप? तो इस प्रश्न का उत्तर अब क्या होगा देखते हैं। उत्तर गुप्त वंश का मूल निवास मगध में था। शासन मगध और मालवा में था। सही लिखा हुआ है। इस वंश का संस्थापक आदित्य सेन नहीं, कृष्णगुप्त था। कृष्णगुप्त। अप्सर अभिलेख का संबंध कृष्णगुप्त से नहीं, आदित्य सेन से है। आदित्य सेन से है। यह भी गलत हो गया। देवबर्नाक अभिलेख का संबंध देवगुप्त से नहीं है। यह वही देवगुप्त है जो कि गौड़ राजा शशांक के साथ मिलकर के राजश्री हर्षवर्धन की बहन का जो पति देव रहे ग्रह वर्मा, उनकी हत्या किया हुआ था और कन्नौज पर कुछ समय के लिए अधिकार कर लिया था। यह देवगुप्त नाम याद आ रहा होगा सबको। ठीक है। देवबर्नाक अभिलेख का संबंध देवगुप्त से नहीं है, इसी वंश का राजा है। जीवित गुप्त द्वितीय से है। जीवित गुप्त द्वितीय से है अंतिम राजा जो कि था इस वंश का। ठीक है। तो हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ ए हो जाएगा। यही ना भाई। पसंद नहीं आ रही है क्या भाई क्लास? बहुत सारी जानकारी मिलने को हो रही होगी, ऐसी आशा और विश्वास है मुझे। तमाम सारी बातों की जानकारी आपको मिल रही होगी और निश्चित रूप से दिमाग और ज्यादा व्यापक रूप ले रहा होगा। ऐसे ही लगभग 1.25 घंटे के आसपास क्लास करते जाएंगे। ठीक है। कल स्वास्थ्य संबंधी समस्या आ गई थी। जब पिछली क्लास लिया हुआ था ना, शनिवार को जो पिछली क्लास लिया था, उसके बाद से स्वास्थ्य थोड़ा सा डगमगा गया था। कल इसी वजह से आ नहीं पाया था। ठीक है। आज हम लोग काम कर रहे हैं। कल इसमें है ये 3 जो ये हमारे हैं ना, ये 3 है ना, यशोधर्मन के कंप्लीट हो गया काम। उत्तरकालीन गुप्त और मैत्रक वंश, इनके जो राजा हैं ना, इनके जो राजा हैं, राजाओं के संदर्भ में भी बहुत काम की बातें लिखी हुई हैं। राजाओं के संबंध में भी बहुत काम की बातें लिखी हुई हैं। जैसे एक प्रश्न,
चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में सकलोत्तर पथनाथ कहा गया है, हर्षवर्धन को कहा गया है। लेकिन मैत्रक वंश में भी एक राजा है जिसे सकलोत्तर पथनाथ कहा गया है। कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये जो हम लोगों ने आज ये 5 प्रश्न तक किया, इसमें जो है ना कुल 10 प्रश्न मैंने बनाए हुए थे। कुल 10 प्रश्न, ये 10वां प्रश्न है। कुल 10 प्रश्न बनाए हुए थे। देखें उत्तरकालीन गुप्त वंश के, जब इस पे हम लोग आएंगे ना, जब इस प्रश्न पे आएंगे ना, तो पूरा एक एक राजा के विषय में 1 या 2 जो भी सबसे महत्वपूर्ण काम की बातें होंगी ना, सब पे हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है, सब पे हम लोग बात कर लेंगे मैत्रक राजाओं के संदर्भ में। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा टॉपिक आपका खूब भालो भालो प्रकार से तैयार हो जाएगा, खूब अच्छे तरीके से। और मैं फिर कह रहा हूं, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है। आपके मतलब का कुछ भी नहीं है इसके अलावा, सारी बातें यहीं पर हो जाएंगी। ठीक है, तो इस बात को हम लोग कल फिर आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, एक बार जोरदार तरीके से लाइक जरूर होना चाहिए। क्लास खत्म होने के बाद आपकी ओर से निश्चित रूप से कमेंट, अगर अच्छा लग रहा है तो निश्चित रूप से कमेंट होना चाहिए। क्या बेहतर हो सकता है आपके लिए, वह मैं डिसाइड करूंगा। आपको वहां पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं कि बहुत अच्छा है, सब कुछ मैं डिसाइड करूंगा और आपको सिर्फ और सिर्फ बस इसे आत्मसात करते चले जाना है। ठीक है, कल मिलते हैं फिर। धन्यवाद।